गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में हमने अब तक जो सीखा है उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो चुकी थी और आज तीसरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे हम लोग। और आप जानते हैं कि कल हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उसकी थ्योरी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। एंड में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स से जो हम फिजिकल पैरामीटर्स प्राप्त कर सकते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस, वहाँ तक बात कर चुके हैं। ठीक है। और आज ये वक्त है कि हम वर्चुअल लैब की मदद से उस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है वो सीखें। ठीक है। काफ़ी कुछ कॉमन एमिटर का वर्चुअल लैब कॉमन बेस के वर्चुअल लैब से मिलता जुलता है। तो अगर आपने पिछला लैब सेशन अटेंड किया होगा तो आपको इसको भी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको मैंने सजेस्ट भी किया था कि आप अपने तरफ से भी वर्चुअल लैब को खुद से भी एग्जामिन कर सकते हैं और करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं इस एक्सपेरिमेंट को आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ओके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो IIT खड़गपुर के वी लैब्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये IIT खड़गपुर का वर्चुअल लैब्स है और इस वर्चुअल लैब्स में कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर वर्चुअल लैब जो उन्होंने बना रखे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स के ये कुल 8 लैब्स उनके द्वारा डेवलप की गई है। और इसमें से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हम चयन करते हैं क्योंकि हमारे जो एक्सपेरिमेंट है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में है। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है। अगर आप में से कुछ लोग टेक्नोलॉजी भी समझना चाहते हो तो इंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी यूज भी देख सकते हैं। ठीक है। सो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स को आपको कराया भी जा चुका है। मैंने भी कुछ कराए हैं, कुछ डॉक्टर पांडे ने कराए हैं, जो है A3 बैच में कराए हैं इन्होंने, और बाद में हम लोग आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो आज हम जिस एक्सपेरिमेंट के डेमोन्स्ट्रेशन की बात करने जा रहे हैं वो है BJT कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो ये BJT कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में 10वें नंबर पर है। और अगर इसको हम ओपन करें तो यहाँ पर आपको थ्योरी, प्रोसीजर एंड सिमुलेशन तीनों चीज़ आपको नजर आएगी। कुछ रेफरेंसेस आपके लिए कि आप चाहे तो जो इसके अंदर वाइवा के तौर पे इसको लें इसको और अपना वाइवा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। सो थ्योरी के बारे में कल हमने डिस्कस कर ही लिया था। प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट करने के साथ ही आपको पता लग ही जाएगा कि प्रोसीजर इस एक्सपेरिमेंट का क्या है। और यहाँ पर ये मेंशन है, प्रोसीजर आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। सो वर्चुअल लैब में कैसे एक्सपेरिमेंट करना उसका प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है। हम डिस्कस करेंगे सिमुलेशन के बारे में। सिमुलेशन में आप देखिएगा कि देयर आर 2 थिंग्स व्हिच इज गिवन। पहला है BJT इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है BJT आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वर्चुअल लैब में नहीं है, यानी कि आउटपुट करंट और इनपुट करंट के बीच में जो कर्व ड्रा करते हैं, आउटपुट करंट यानी कि IC और इनपुट करंट दैट इज IB, इनके बीच में जो कर्व ड्रा करते हैं वो स्ट्रेट लाइन आता है, उसका स्लोप निकाल कर आप बीटा निकालते हैं, है ना, करंट गेन निकालते हैं, वो इसके अंदर नहीं है। कोई नहीं, आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को पहले प्रारंभ करिए। तो आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का वर्चुअल लैब देख रहे हैं, यहाँ पर ओपन हो गया। क्या क्या चीज़ें इसमें नजर आ रही हैं। इंस्ट्रक्शन, जब भी आप चाहें बीच में यहाँ कर अपना कर्सर ले जाकर इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। बीच में स्टेप्स, पहले क्या करें फिर क्या करें। सो यहाँ पर स्टेप्स पढ़ सकते हैं। चूंकि मेरा ये पढ़ा हुआ है तो मैं बार बार यहाँ नहीं जाऊँगा। आप जब करिएगा एक्सपेरिमेंट, इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए इसको फॉलो करिए। ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिए हैं। कंट्रोल पैनल के तौर पर दोनों रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को बढ़ाने की यहाँ सुविधा है। जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यूज को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू जो रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल के बीच में जो ड्रॉप करती है वो चेंज होती जाती है, जिसको हम यहाँ पर वोल्टमीटर की मदद से पढ़ सकते हैं। अगर आप एक्चुअल लैब में जाएंगे तो यहाँ रियोस्टेट की जगह पर एक पोटेंशियोमीटर दिया होगा और पोटेंशियोमीटर का नॉब जैसा होता है, जिसको नॉब को आप रोटेट करते हैं तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि रियोस्टेट काम करता है। बल्कि हम सर्किट तो हमेशा यही बनाएंगे, वहाँ भी यही बनाएंगे, रियल लैब में यहाँ भी यही सर्किट इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो रियोस्टेट है
ये पोटेंशियोमीटर का काम करता है। रियोस्टेट इज कनेक्टेड इन पोटेंशियल डिवाइडर मोड। आप जानते हैं एज ए करंट कंट्रोलर और एज ए पोटेंशियल डिवाइडर दो तरीके से रियोस्टेट को जोड़ा जा सकता है। तीनों टर्मिनल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिवाइडर मोड में है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर इनपुट और आउटपुट, इसके दो पोर्ट हैं, इनपुट में बेस और एमिटर है, जबकि आउटपुट में कलेक्टर और एमिटर है। एमिटर इज अ कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट, इस वजह से इसे हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब मेजरमेंट की बात आती है कि हम किस तरीके से अप्लाइड वोल्टेज और वेरिंग करंट को कैसे नापेंगे। इनपुट में जो हम वोल्टेज में वेरिएशन करेंगे उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर एक वोल्टमीटर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, जो कि VBE यानी कि इनपुट वोल्टेज को मेजर कर सकता है। ये 0 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनिशियली आप देखेंगे कि शुरू में तो 0.7 तक तो कोई ज़्यादा राइज नहीं होगा करंट का, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा भी बढ़ाने पर करंट काफ़ी राइज करती है। इस वोल्टेज के चेंज करने पर इनपुट का करंट चेंज होगा, और वो इनपुट करंट है IB बेस करंट, और इसके बेस करंट की वैल्यू मैक्सिमम 40 माइक्रो एम्पियर तक जा सकती है, माइक्रो एम्पियर जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेस करंट काफ़ी वीक सा होता है, कम फ्लो करता है। सो यहाँ पर जो इसकी यूनिट है यहाँ मेंशन नहीं है, मीटर पे मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर साइड में टेबल में मेंशन है, माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, इसी तरीके से आउटपुट पोर्ट में भी दिया हुआ है, जो वोल्टेज को वेरी करेंगे वो है VCB, यानी कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। यहाँ रिवर्स बाइसिंग लगाएंगे, और ये वोल्टेज 0 से लेकर 10 वोल्ट तक चेंज हो सकता है, यानी यहाँ पर काफी अप्रिशिएबल चेंज होगा, है ना। वोल्टेज 0 से 10 वोल्ट तक जा सकता है। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट करंट यानी कि कलेक्टर करंट में जो चेंज होगा IC, वो 0 से 4 मिली एम्पियर, माइक्रो नहीं, ध्यान रखिएगा, मिली एम्पियर का चेंज इसमें नजर आएगा। तो दिस आर द मीटर्स, है ना, और ये उनकी रेंज हो गई कि कहाँ तक से कहाँ तक जा सकता है। अब हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे। एक्सपेरिमेंट में क्या करना होता है, हम आउटपुट के वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं और इनपुट के वोल्टेज को चेंज करते जाते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट के करंट में कितना चेंज आ रहा है उसको मेजर करते हैं। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखते हैं, या VCE को हम कांस्टेंट रखते हैं, और किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम मान लीजिए कि हमने 1 वोल्ट ले लिया, है ना, और उसके बाद बेस एमिटर वोल्टेज में वेरिएशन करते जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड सो ऑन, और उसके करस्पॉन्डिंग बेस करंट में क्या चेंज हो रहा है वो हम मेजर करते हैं। इस तरफ लेफ्ट साइड में एक्सपेरिमेंटल टेबल है, जब भी हम कोई एक वैल्यू सर्टेन कर लेंगे कि हाँ इस वोल्टेज के लिए इतना करंट आया, सो हम उस डेटा को उस टेबल में भेज सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जिसे कहते हैं ऐड टू टेबल। जब हमारी एक टेबल में अच्छे खासे डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे तो उसको हम इस ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। सो टेबल कैसे फीड होगा, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ये हम समय आने पर आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब प्रारंभ करते हैं। हम सबसे पहले क्या करें, आउटपुट वोल्टेज की किसी एक वैल्यू को फिक्स कर दें। कैसे करें, RS2 की वैल्यू को बढ़ाएं। मान लीजिए कि हमने 1 वोल्ट ले लिया, 1 वोल्ट VC की वैल्यू को 1 वोल्ट रखा, और अब इसे कांस्टेंट कर दिया। RS2 को हम नहीं टच करेंगे, अब हम केवल RH1 की वैल्यूज को इंक्रीज करके बेस करंट की वैल्यू मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो RH1 की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली क्या बढ़ेगा, VB की वैल्यू बढ़ेगा। मान लीजिए कि पहली वैल्यू जो हमने RH1 की ली वो थी 0.1 लेना चाहते हैं, देखें कि हम सेट कर पा रहे हैं कि नहीं, या 0.1। तो VBE की 0.1 के लिए करंट की कितनी वैल्यू आई, 2.307, ठीक है, इन माइक्रो एम्पियर। फॉर 0.1 वोल्ट ऑफ VBE IB कितना है, 2.307। आप देख पा रहे होंगे मीटर के नीचे रीडिंग नजर आ रही होगी। सो और इस वैल्यू को हम टेबल में ऐड कर देते हैं। मैं ऐड टू टेबल को बटन को प्रेस किया और ये डेटा टेबल में इंसर्ट हो गई। ठीक, हम अब RH2 को बिल्कुल छू नहीं रहे हैं, और हम RH1 की वैल्यू को इंक्रीज करें 0.1 से थोड़ा सेंसिटिव है, 2-3 बार के प्रयास में जाता है। करंट की वैल्यू आप देख रहे हैं
थोड़ा सा राइज कर गया, 2.661 हो गया, इसको भी हमने ऐड कर दिया। अब आगे 0.3 के लिए करंट की वैल्यू और राइज कर गई, 3.070 हो गई, ऐड टू टेबल। 0.4 के लिए 3.542 हो गया, ऐड टू टेबल। 0.5 के लिए 0.5 के लिए ऐड टू टेबल। देन 0.6 के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आपका हाथ सेट हो जाएगा और आप ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। 0.6 अब आप देखिएगा, इसको बढ़ना चाहिए और तेज बढ़ना चाहिए। 0.7 के देखिए अब 5.437 हो गया है ना, मैंने कहा था कि बढ़ना चाहिए, अब आगे तो और तेज बढ़ना चाहिए। 0.8 के लिए देखते हैं। 0.8 या 0.8 के लिए देखिए 6.271 हो गया है ना। इस तरीके से 0.9 के लिए 7.235 हो गया। 1 के लिए 8.3। अब हम थोड़ा सा, अभी तक तो हमने 0.1 इंक्रीज किया था, अब हम 0.2 का इंटरवल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1.2 के लिए, 1.4 के लिए, 1.6 के लिए, और 1.8 के लिए। थोड़ा सा सेट करने में समय देना पड़ेगा। 1.8 और फाइनली इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इट इज 2, उसके लिए देखिए इतनी वैल्यूज का एक टेबल तैयार हो गया। यहाँ तो टेबल ऐसे अपने आप बड़ा आसानी से बन जा रहा है, लेकिन आपको एक्चुअली जब असाइनमेंट करना है तो ये टेबल आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो ये वैल्यूज हो गई। अब हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं, तो प्लॉट करने के लिए देखिए यहाँ नीचे यहाँ प्लॉट आ जाएगा, ऊपर एक बटन दिया हुआ है प्लॉट का, और हम इसे यहाँ से प्लॉट करें। देखिए एक्सपोनेंशियल कर्व जैसा नजर आ रहा है, जैसा कि पी इंजेक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस होता है वैसा है। ये इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में कर्व ड्रा किया गया है फॉर ए फिक्स वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। फिक्स वैल्यू कितनी? 1 वोल्ट। ठीक है, अब अगर हमें इस एक कर्व अच्छे से प्राप्त हो जाए तो फिर हमें क्या करना है? फिर हमें VCE की वैल्यू को चेंज करना है और एक नई वैल्यू के लिए करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे टेबल को और ग्राफ को क्लियर कर देंगे। क्लियर हो गया, और अब हमने VCE की वैल्यू को 1 की बजाय थोड़ा सा लार्ज लिया, सॉरी RH1 नहीं RH2 से 1 की बजाय मैं थोड़ा सा हायर वैल्यू ले रहा हूँ, मैं सीधे 8 वोल्ट ले रहा हूँ, देखता हूँ चेंज होता है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअल ट्रांजिस्टर के साथ तो वैल्यूज चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है कि नहीं वो मैं देखना चाह रहा था। मैं एक बार देख लूँ, फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। या 1.2 हमने फिक्स कर रखा हुआ VBE, और IB है 11.11। कायदे से ये वैल्यू RH2 के चेंज करने पर करंट की वैल्यू को घटना चाहिए। पर क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। यानी वर्चुअल लैब में वो अर्ली इफेक्ट वाली बात नजर नहीं आ रही है, यानी तीनों कर्व सेम ही आएंगे। कोई बात नहीं, आप 3 कर्व ड्रा कीजिए अलग अलग, सेम ही आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप एक्चुअल लैब में जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू में जो IB की वैल्यू है उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, वर्चुअल लैब में इस फीचर को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, किस तरीके से आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। आई होप आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे
प्राप्त करना है और कैसे प्लॉट करना है आपको समझ में आया होगा। वर्चुअल लैब की लिमिटेशन भी आपको समझ में आई होगी। वर्चुअल लैब में जब आप VCE की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो VBE और IB की वैल्यू में कोई बहुत चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि चेंज नहीं आ रहा है। मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। ऑल्दो अगर ये एक्चुअल ट्रांजिस्टर होता तो चेंज होता। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जैसा वर्चुअल लैब वर्क कर रहा है उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट करिए, पर आपको 3 करोड़ ड्रा करना है इसके लिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने दोबारा ओपन किया, नया टैब में ओपन हो रहा है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करने के लिए क्या करते हैं, आप जानते हैं कि हम IV की वैल्यू को कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, और IV की वैल्यू को कांस्टेंट करके हम आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करते हुए आउटपुट करंट की वैल्यू को मेजर करते हैं। तो मान लीजिए कि पहले एक IB = 0 के लिए करके देखते हैं कि कैसा होता है। IB = 0 है ना, तो IB नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू ही 10 से अबव है, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताया था कि वर्चुअल लैब जो है वो कट ऑफ रीजन या सैचुरेशन रीजन नहीं दिखा पा रहा है। कोई बात नहीं, हम 3 एक्टिव रीजन पे काम कर लेंगे। तो हमने IB की वैल्यू को 10.29 भी रखने की बजाय मैंने रखा क्वाइट सेंसिटिव। ओके, एग्जैक्टली नहीं ये चेंज हो रहा है। IB की वैल्यू चलिए एक पहले 10.29 पर ही ले लेते हैं जब ओम्स में 1 ओम है। अच्छा, हम लोग जब एक्चुअल लैब में करते हैं तो IB की वैल्यू या तो 10 लेते हैं या 20 लेते हैं या 30 लेते हैं, इस तरीके से करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये 10.29 से कम नहीं हो रहा है और एग्जैक्ट किसी वैल्यू पे नहीं स्टे कर रहा है, बिकॉज आप देख ही पा रहे होंगे कि जो रियोस्टेट है उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंटीजर में चेंज हो रहा है। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम है ना, 1.5 या 1.8 नहीं हो रहा। हाँ, यही वजह है कि IB की वैल्यू को जहां हम एग्जैक्टली फिक्स करना चाहते हैं वहां नहीं फिक्स हो रहा। कोई बात नहीं, 10.29 ही सही माइक्रो एम्पियर में हमने ले लिया है, इसको अब हम कांस्टेंट छोड़ देंगे और अब हम वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज यानी VCE की वैल्यू को R/2 की मदद से चेंज करेंगे। ठीक है, सो पहला देखते हैं। देखिए इनिशियली भी कुछ वैल्यू लेनी चाहिए, 0.1 पे लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा शुरू में वो थोड़ा तेजी से राइज करता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। कल मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आज जरूरत होगी तो मैं आपको दोबारा भी दिखाऊंगा। इसको देखिए, इसको इस वैल्यू को हमने टेबल में ऐड कर दिया, पहला वैल्यू हो गया। अब R/2 की वैल्यू को लिया हमने 0.2। इसमें स्मॉल इंटरवल पे वैल्यूज को लेना जरूरी है, क्योंकि इस कॉमन एमीटर में शुरू में वैल्यू में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये देखिए 0.2 पे ले लिया, देखिए कितना राइज हो गया, दुगना जैसा हो गया। मिली एम्पियर में डबल हो गया, माइक्रो में नहीं, यानी कि अच्छा खासा चेंज हो। आपकी 0.3 पे लेते हैं या 0.3 पर, अब इसको 0.4 पे लेते हैं, 0.4 पर देख रहे हैं आप, अभी इंक्रीज करता ही जा रहा है। अब इसको 0.5 पे लेते हैं, देन 0.6 पर, देन 0.7 पर, अब देखिए उतना राइज नहीं हो रहा। पहले तो डबल जैसा हो जाता, 3 से 6 हो गया, 6 से 9 हो गया, है ना। उसके बाद देखिए 12, 15, 17, 19, यानी कि राइज हो तो रहा है पर उतना नहीं, है ना। तो जिस हिस्से में ज्यादा तेज राइज होता है उसको आप जानते हैं सैचुरेशन रीजन कहते हैं, है ना। और उसके बाद तो फिर एक्टिव रीजन स्टार्ट हो जाता है। 0.8 लेकर देखते हैं, क्या 0.8 पे स्टेबल हो पाएगा। हो गया, देखिए इंक्रीज तो हुआ लेकिन कोई विशेष नहीं। 0.9 और अब लेते हैं 1। ओके, अब इसके बाद हम जो इंक्रीज करेंगे थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करके देखेंगे, है ना। 1 तक तो हमने ले लिया क्योंकि हमको मालूम है कि सैचुरेशन रीजन इसी के अंदर रहेगा।
अब हम थोड़ा ज़्यादा इंटरवल पे करेंगे। 1 के बाद मान लीजिए हमने 1.5 पे लिया, देखिए कोई बहुत 0.5 बढ़ा दिया लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है ना। 25 से 29.88, 2 पे ले लें, या 3 पे ले लें सीधे, फाइव पर। मैं इंटरवल को चेंज कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ज़्यादा चेंजेस अब नहीं होंगे। करंट की वैल्यू को मीटर के नीचे भी पढ़ सकते हैं। 32.84 से कितना बढ़ा, 33, कितना कम है ना। 2 से 3 आए, कितना बढ़ा, 31.82 से 32.84, और 5 पर आए तो 33.00, है ना। अब बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। यही नोटिस करने की बात है कि एक्टिव रीजन में इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं होता। 7 पर सीधे लेते हैं, 5 के बाद, देखिए वैल्यू कितनी है, 33.01, बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। 33.00 और 33.0, यानी कि अब सैचुरेशन रीजन खत्म सा हो गया, अब बिल्कुल कांस्टेंट जल रहा है। 7 के बाद हम सीधे 9 पर अब लेने की कोशिश करते हैं, और एक वैल्यू और ले लेते हैं लास्ट 10 पर। ओके, सो नाउ वी हैव नंबर ऑफ वैल्यूज, ऑलमोस्ट 17 डेटा पॉइंट लिया, और लास्ट के 3 आप देख रहे होंगे 7, 9, 10 कांस्टेंट, है ना। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कल हमने डिस्कस भी किया था, ये वैसे ही आना भी चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, अब ये कर्व यहाँ तक आप देखिए, करीब मुझे लगता है कि अप टू 3 कह सकते हैं कि सैचुरेशन रीजन जैसा ही शो कर रहा है। हालांकि जो ट्रांजिस्टर हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं वो 1 के नीचे ही सैचुरेशन रीजन रहता है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से ये वैल्यू इंक्रीज करते हुए उसके बाद कांस्टेंट को प्राप्त कर जाती है, जबकि वोल्टेज की वैल्यू में आपने काफी चेंज कर दिया है, ठीक है। सो बिल्कुल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जैसा मिलना चाहिए वैसे मिल रहा है। बस एक चीज मैं यहाँ पे चेक कर लूँ, क्या एक से ज्यादा कर्व ड्रा करने का यहाँ पे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। RH1 की हमने वैल्यू जो ली थी वो 10.29 ली थी, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये वैल्यू बढ़नी चाहिए। लेट अस सी, IC की वैल्यू को बढ़ना चाहिए, है ना, क्या ऐसा होता है। टेन की बजाय हमने अब 21 कर दिया है, परंतु IC की वैल्यू VC के मुकाबले 10 पर भी जितनी थी उतनी अभी भी है, तो इसका मतलब ये इसके साथ डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी आप कम से कम 3 कर्व, 3 अलग अलग IV की वैल्यू, जैसे कि अभी हमने 10 के करीब लिया था, आप एक 20 के करीब ले लीजिए, एक 30 या 40 के करीब ले लीजिए, और 3 वैल्यूज के लिए, 3 डिफरेंट वैल्यूज के लिए कर्व को आप प्लॉट करें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इनपुट हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब आपको प्रेजेंटेशन, PPT प्रेजेंटेशन नजर आ रहा होगा, और इसमें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसी को मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखाना चाहता था कि एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक कैसा आना चाहिए था। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा आना चाहिए था, है ना। 10 माइक्रो एम्पियर के लिए, फिर 20 के लिए थोड़ा सा वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, इंक्रीज करनी चाहिए थी 30। कई सारे कर्व जो है एक दूसरे से सेपरेटेड नजर आने चाहिए, और इनिशियली जैसे इसमें देखिए दिखाया गया कि शुरू के 1 वोल्ट के आसपास तक इंक्रीज हो रहा है, एंड देन इट बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा कर्व हो रहा है। एक कर्व के तौर पे तो वर्चुअल लैब में बिल्कुल अच्छा आ रहा है एक्सपेरिमेंट, लेकिन जब आप IB की वैल्यू को चेंज करते हैं तो दूसरे कर्व की वैल्यू को जो बदलना चाहिए वो उसमें चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप एक्चुअल लैब में करेंगे तो ये चेंज आएगा। तो इसके लिए तैयार रहिए, जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा तो आपका कर्व इस तरीके से होगा। यही बात इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में 3 कर्व ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, इसका मतलब उनकी इनिशियल वैल्यू जरूर सेम होगी, नहीं बाद की वैल्यू एक दूसरे से अलग अलग होगी। तो ये दोनों में, वर्चुअल लैब में और रियल लैब में थोड़ा सा ये डिफरेंस रहेगा। So that's all from my side for common emitter configuration, और इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है मैं आपको यहीं पर समाप्त करता हूं।
अब इसके बाद तीनों ही लैब से जो आपको एक्सपेरिमेंट कराए जा चुके हैं उनसे संबंधित अगर आपके कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं।